हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाचाणी आपका आप ही के चैनल में स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो हम सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में मैं आज आपके लिए आगे लेके आया हूँ जीपीएससी R&B डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जो 2015 में एग्जाम हुआ था, वो पेपर के एमसीक्यूज आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। टोटल 100 एमसीक्यू इसमें सिविल इंजीनियरिंग के बेस पे थे। उसमें से 50 एमसीक्यू आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, 50 हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि लिक्विडिटी इंडेक्स रेशियो बताइए। लिक्विडिटी इंडेक्स का आपको रेशियो यहाँ पे बताना है। सो पहले जान लेते हैं कितनी इंडेक्स यहाँ पे आती है। तो एक तो आती है प्लास्टिक इंडेक्स, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दूसरी कौन सी आती है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एंड थर्ड आती है लिक्विडिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? इसको हम आईपी से डिनोट करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये इसका फॉर्मूला है। और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? इसको हम आई सी से डिनोट करते हैं। लिक्विड लिमिट माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाटर कंटेंट चाहिए आपको, नेचुरल वाटर कंटेंट। इसको कई किसी बार हम सिर्फ डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, तो इसको आपको जरा ध्यान में लेना है। और इसके नीचे क्या आएगा? यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यहाँ पे अगला है लिक्विडिटी इंडेक्स, इसको हम आई एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? जो डब्ल्यू एन यहाँ पे पीछे था वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? डब्ल्यू पी नीचे आएगा आईपी। तो नीचे नीचे यहाँ पे दोनों में सेम ही है, सिर्फ आपको ऊपर का याद रखना है। लिक्विडिटी इंडेक्स हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ अ सोइल माइनस इट्स प्लास्टिक लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस के बारे में बताना है आपको कि। तो पहले मैं यहाँ पे वो एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्लो लाइन आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है और इक्विपोटेंशियल लाइन कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोला गया जो यहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे दोनों जहाँ पे क्रॉस करते हैं, किस एंगल पे करते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे 90 एंगल पे करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीट एट अ राइट एंगल टू वन अनोदर। ये है फ्लो लाइंस। और ये जो वर्टिकल लाइंस है वो आपकी है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस। अंडरस्टैंड? Next question is the phatic line is defined as the line within the dam section। तो phatic line को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो phatic line पहले बता दूं मैं आपको कि होती है एक स्ट्रीम लाइन की तरह ही होती है। टॉप फ्लो लाइन होती है ये पाथ फॉलो करती है। पैराबोला की तरह जो होता है ना, पैराबोला, उसकी तरह ये पाथ फॉलो करती है। ठीक है। अभी phatic लाइन पे आपको एक मैं यहाँ पे पॉइंट लिख के देता हूं। ऑन phatic लाइन प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक होता है, यानी कि 0 होता है। और इसके नीचे यहाँ पे आपको दिया है बिलो विच देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर। तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फ्रेटिक लाइन के नीचे
प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हाइड्रोस्टैटिक होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द क्विक सैंड, यहाँ पे सैंड आएगा, क्विक सैंड कंडीशन में क्या होता है? तो क्विक सैंड कंडीशन में जो कोहेशन लेस सोइल होती है, ये उसमें देखा जाता है साधारण तौर पे कोहेशन लेस सोइल लूज इट्स शियर स्ट्रेंथ, तब फॉर्म होती है यहाँ पे क्विक सैंड कंडीशन, एक हाइड्रोलिक कंडीशन है एक। अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन यूज्ड फॉर सर्वेइंग हैज, इंजीनियरिंग चेन की लेंथ क्या होती है? तो मैं आपको यहाँ पे सारी चेंज की लेंथ और लिंक्स बता देता हूं। तो पहले आती है क्या, एक आती है रेवेन्यू, रेवेन्यू चेन, दूसरी आती है गंटर चेन, बाद में आती है इंजीनियरिंग चेन, एंड एक आती है मैट्रिक चेन। रेवेन्यू चेन होती है, उसकी लेंथ होती है 33 फीट एंड उसमें होते हैं 16 लिंक्स। गंटर चेन में होते हैं 100 लिंक्स बट उसकी लेंथ होती है 66 फीट। और इंजीनियरिंग में 100 फीट लेंथ होती है और 100 लिंक्स होती है। मैट्रिक चेन में अलग अलग है, ये आपको 30 मीटर और 20 मीटर में देखने को मिलती है। 30 मीटर में 150 लिंक और 100 मीटर मतलब 20 मीटर में 100 लिंक्स, इस तरीके से होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 100 लिंक्स, लेंथ कितनी होती है 100 फीट। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द लैंड सर्वेइंग इनडायरेक्ट रेंजिंग इज रिसोर्टेड टू, इनडायरेक्ट रेंजिंग हम कब यूज करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो हमें डायरेक्ट दिख नहीं पाता है। अगर हम किसी चीज को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, अगर बीच में बिल्डिंग आ गई, हमें ये चीज देखनी है, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पोल खड़ा करेंगे, पहले इसको यहाँ से देखेंगे, बाद में इस जगह आके इसको देखेंगे, मतलब इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर व्हेन द एंड ऑफ द लाइन आर नॉट इंटर विजिबल, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल सर्वेइंग लिमिट ऑफ एरर इन ऑर्डिनरी मेजरमेंट टेकन विथ स्टील बेंड ऑन फ्लैट ग्राउंड एंड विथ केयरफुली वर्क इज, तो इसका आंसर क्या, कौन सा स्केल हो जाएगा यहाँ पे 1/2000, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज एप्लीकेबल टू, 3 पॉइंट प्रॉब्लम एक टर्म है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? सबको पता है कि एक प्लेन टेबल सर्वे में जो हम करते हैं वहां पे 3 पॉइंट प्रॉब्लम शब्द आता है। किसके लिए आता है? इसको हम ग्राउंड पे टेबल का सही पॉइंट लोकेट करने के लिए यूज करते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स। Which of the following is the most accurate method of computation of area with irregular boundary? irregular boundary यहाँ पे यूज किया है, तो हम यहाँ पे सिम्पसन्स का रूल्स अप्लाई करेंगे। और जब सिम्पसन का रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, d/3 a1 an प्लस 4 into even terms and 2 into odd terms, इसका फॉर्मूला है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन पूछ ली जाती है, इसलिए फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एडवांटेज ऑफ राइज एंड फॉल मेथड, लेवलिंग में जो राइज एंड फॉल मेथड है उसका क्या एडवांटेज है? तो ये मेथड हमें अलग अलग चीज के लिए चेक प्रोवाइड करता है, इसके लिए ये एडवांटेबल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इट्स प्रोवाइड चेक फॉर द ऑल कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। कंटूर मैप शो, कंटूर मैप क्या शो करता है? इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कंटूर मैप टोपोग्राफी शो करता है,
जिस भी एरिया का जो कंटूर है वो। Which error from the following can not be corrected by permanent adjustment of the theodolite? अगर हम थियोडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट कर भी दे तो कौन सा एरर सोल्व नहीं होगा? तो जो वर्नियर में अगर डिफेक्ट होगा तो वो परमानेंट एडजस्टमेंट से सोल्व होने वाला नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। लाइंस होल सर्कल बेरिंग इज 135। आपको होल सर्कल बेरिंग दिया गया है और आपको बताना है आरबी यानी कि रिड्यूस बेरिंग बताना है। किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट है, हमारे 4 क्वाड्रेंट 0, 90, 180, 270 एंड यहाँ फिर से 360, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरीके से होता है। अब 135 कहाँ पे लाई करता है? 135 यहाँ कहीं पे लाई करता है, ये यहाँ पे 135। तो अगर हम क्वाड्रेंट बेरिंग में देखें तो यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच में ये आता है। तो साउथ और ईस्ट के बीच में तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो इसमें तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो 45 का एंगल है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बट ए ऑप्शन इजी है। अगर आपको इसमें कुछ अलग अलग एंगल दिए होते तो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता, और वो आप कैलकुलेट कैसे करते? आपको मालूम है पूरा एंगल 180 है, उसमें से आपको 135 माइनस कर देना, यानी कि 45 आपका आंसर आ जाएगा। और साउथ से 45 ईस्ट की ओर, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, इन अ मैग्नेटिक कंपास सेक्युलर वेरिएशन टेक प्लेस। सेक्युलर वेरिएशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आफ्टर मेनी ईयर्स। A rectangular tank 5 meter long and 2 meter wide contain water up to depth। वाटर की डेप्थ यहाँ पे क्या दी गई है? यहाँ पे 2.5 मीटर। द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ टैंक, आपको उसके बेस पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। इसकी डेप्थ क्या दी गई है आपको? यहाँ पे 2.5 मीटर। इसमें भरा हुआ है पानी। तो इस तरीके से अगर पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर आपको इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू गामा इंटू एच। इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, 25T इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल वॉल विद इन हाइट 8 मीटर सब्जेक्टेड टू वाटर प्रेशर ऑन वन साइड विद द डेप्थ ऑफ वाटर एज अ 6 मीटर। वाटर की डेप्थ 6 मीटर दी गई है और हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये एक रिटेनिंग वॉल जैसा केस हो जाएगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में रिटेनिंग वॉल पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे हम सोइल की वजह से जो प्रेशर लगता है रिटेनिंग वॉल पे फाइंड आउट करते हैं। बेसिक तरह यहाँ पे सोइल की जगह पे वाटर है और आपको वो प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 इंटू हाइट क्या होगी? डेप्थ 6 मीटर दी गई है यहाँ पे, और अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 मीटर, देखिए अगर हमें इस पॉइंट पे कोई भी प्रेशर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? 6 इंटू, अभी मैंने बताया, फोर्स इंटू एच, एच इंटू गामा, यानी कि ये यूनिट वेट हो जाएगा। तो टन्स में यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 1 लेंगे हम और हाइट 6 है तो 6 आया जाएगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे ऊपर तो 0 होता है। तो इसको हम इस तरीके से ट्राइंगल के फॉर्मूला के तहत इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 2 3 यानी कि 18 टन। इसका 18T यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इन बर्नौली इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म्स। जो बर्नौली का इक्वेशन है, पूरा पूरा इक्वेशन इस तरीके से है, v²/2g प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सा टर्म इंडिकेट करता है। तो ए टर्म हमारा काइनेटिक एनर्जी इंडिकेट करता है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, v²/2g।
जो कि काइनेटिक एनर्जी इंडिकेट करता है। इन ओरिफिस तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो सिंपल 2-3 फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एक फॉर्मूला है, बट आपको सीडी का फॉर्मूला डिस्चार्ज के बारे में पूछा गया यहाँ पे डिस्चार्ज, तो यहाँ पे क्यू एक्चुअल हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा, क्यू थियोरेटिकल। ओके, आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल, आपका आंसर हो जाएगा। बट ये चीज भी आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में हर एक तरीके से एमसीक्यू जिस तरीके से बन पाता है वो सब आपको साथ में लेके यहाँ पे चलना है। When the liquid is flowing through a long pipe, तो वाटर हैमर इफेक्ट विल बी डेवलप। वाटर हैमर इफेक्ट कैसे डेवलप होता है, तो आपको वर्ड से ही पता चलता है। वाटर हैमर यानी कि वाटर किसी चीज पे इम्पैक्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है। कब करेगा, जब उसकी पाथ में अचानक कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तब। अचानक ऑब्स्ट्रक्शन कब आएगा, जब वाल को आप सडन क्लोज कर दोगे तब। तो आंसर हमारा हो जाएगा वाल फिटेड एट वन एंड ऑफ पाइप इज क्लोज सडनली। जब सडनली क्लोज हो जाएगा तब आपका वाटर हैमर इफेक्ट आएगा। सिपोनेटी वियर हम किसे कहते हैं, तो सिपोनेटी वियर हम कहते हैं एक जो कि कोई ट्रेपेजोइडल वियर है, अगर उसका रेशियो 1:4 है तो ऐसे ट्रेपेजोइडल वियर को हम सिपोनेटी वियर यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे आ रहेगा वियर। कोई भी ट्रेपोजोइडल वियर जिसका रेशियो 1:4 है उसको हम सिपोनेटी वियर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अ फंक्शन। विस्कोसिटी नीचे में से किसका फंक्शन है, सबको पता है आपको। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी में क्या फर्क देखने को मिलेगा, तो विस्कोसिटी घटेगी। तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का आपस में रिलेशन है, इनवर्सली तो सही बट रिलेशन है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर लगाएंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी, टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। जेट ऑफ वाटर of 0.1 meter square cross section area impinging normal on a fixed plate with a velocity 30 meter per second, how much would be the force in T exerted on plate? प्लेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला देता हूँ, यहाँ पे F इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। एरिया आपको दिया है 0.1, वेलोसिटी आपको 30/30 दी है, वाटर का आपको 1000 पता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 19 पर ग्राम। यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे पर जी में दिया है यहाँ पे, इसलिए आपको ये ध्यान में लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक क्रेम विद सप्लाई हेड 2.5 मीटर, टोटल वाटर सप्लाई 1000 लीटर पर मीटर सॉरी मिनट, डिस्चार्ज 100 लीटर पर मिनट एंड डिलीवरी हेड 15 मीटर दिया गया यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ रैंकाइन इफिशियंसी क्या होगी इसकी, तो रैंकाइन इफिशियंसी का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रैंकाइन की इफिशियंसी हमें निकालनी है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल डब्ल्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। अब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, तो पहले देखिए, स्मॉल डब्ल्यू यानी कि 100 लीटर पर मिनट, ओके। कैपिटल एच यानी कि 15 मीटर, स्मॉल एच यानी कि 2.5 मीटर एंड कैपिटल डब्ल्यू यानी कि 1000 लीटर पर मिनट। ये जो भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर 50% के पास में कुछ आ जाएगा। एग्जैक्ट 50% ना आए, 50, 52, 53 आए, फिर भी यहाँ पे आंसर आपको 50% लगाना है, जो नियरेस्ट वन आपको चूज करना है। नेक्स्ट वन इज अ वेन पंप इज अ टाइप, तो वेन पंप जो है वो रोटरी पंप का ही एक टाइप है। एज पर द IS 456
modulus of elasticity ES, modulus of elasticity of the concrete with FCK characteristic क्या है इसका, ES का फॉर्मूला क्या है, तो 5000 अंडर रूट FCK इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। एज पर द IS 455 यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया, 456 द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर रेनफोर्स कंक्रीट विथ ग्रेड M20, आपको यहाँ पे मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कितना ग्रेड और कितना आरसीसी में चाहिए और कितना पीसीसी में भी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें मांगा गया है रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, यानी कि हम यहाँ पे आरसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आपको पीसीसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ग्रेड, यहाँ पे आरसीसी में कितना मिनिमम सीमेंट चाहिए और यहाँ पे पीसीसी में कितना मिनिमम सीमेंट चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे M20, M25, M30, M35 एंड M40। ग्रेड तो मालूम ही होगा। अब एक चीज आपको इस तरीके से याद रखनी है, 300 320 की बढ़ोतरी करना है अभी, 320, 340 और 360। पीसीसी में कितना होगा यहाँ पे, तो फिर 220 से स्टार्ट होगा, 240, 250, 260 और 280। इस तरीके से आपको टेबल याद रखनी है और आपको यहाँ पे आंसर देना है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको M20 ग्रेड के लिए पूछा गया है, तो M20 ग्रेड के लिए यहाँ पे आरसीसी में 300 है और पीसीसी में 220 है। यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी मेरे को दिखी थी, यहाँ पे जो भी पेपर में पूछा गया था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसा के ऐसा ही रखा है, बट ये इसका सही आंसर है क्योंकि इसको हमने 456 के कोड में से लिया है। तो जो कोड कहता है वही फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गुड स्ट्रक्चर स्टोन क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन, इसका आंसर होता है 100 मेगापास्कल। जनरली आप ये चीज देखते हैं, यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टू फाइंड आउट प्रेशर ऑफ सोल्यूबल सोल्ट इन ब्रिक्स, प्रेशर नहीं यहाँ पे प्रेजेंस आएगा, प्रेजेंस आएगा, यहाँ पे प्रेशर गलत लिख दिया है भाई, प्रेजेंस फाइंड करनी है ना यहाँ पे। ऑफ सोल्यूबल सोल्ट इन ब्रिक्स इट इज इमर्ज्ड इन वाटर फॉर हाउ मच आवर्स, कितने देर तक आप कोई भी ब्रिक्स है उसको पानी में रखकर आप उसका उसमें टेस्ट करेंगे कि इसमें सोल्ट है कि नहीं है, सोल्ट की मात्रा कितनी है, तो आप उस ब्रिक्स को 24 आवर्स पानी में रखेंगे। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर एसेंशियल, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स किस तरीके से बनती है, तो टेबल मोल्डेड होती है। क्विक लाइम इज अ केमिकली, तो उसका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इन अ हाई एल्यूमिनियम सीमेंट द टोटल एल्यूमिना कंटेंट, जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है उसमें एल्यूमिना का कंटेंट क्या होता है, तो उसमें एल्यूमिना का कंटेंट तकरीबन 20 से 30% होता है और उसमें सिलिका तकरीबन 50 से 60% होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 20 और 30 के पास में 32% हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर, स्लम टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, तो वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं स्लम टेस्ट हम। द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा लाइम यूज करते हैं हम, तो कि फेट लाइम हम वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। एक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन इजी है बट पूछ लेते हैं बार बार। फॉर अ फेंट पेंट पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नंबर, जो फेंट पेंट होता है उसमें पिगमेंट का वॉल्यूम कितना कॉन्सेंट्रेशन उसमें होता है, तो 50% से ज्यादा उसमें होता है, यानी कि ग्रेटर देन 50%। इन अ लिमिटेड स्टेट मेथड of design of reinforced concrete structure
वैल्यू ऑफ पार्सल सेफ्टी फैक्टर और यूटिलिटी कंक्रीट एंड स्टील के लिए क्या है। लिमिट स्टेट मेथड में आपको स्टील और कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको यहाँ पे बताना है। तो कंक्रीट का 1.5 एंड स्टील का 1.15 है। आंसर ए हो जाएगा। अब एक क्यू है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा है, क्योंकि इसको हम फील्ड पे बनाते हैं तो वहाँ पे आइडियल कंडीशन मिले ना मिले, इसके लिए हम इसका ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। जब इसको हाई एंड फैसिलिटेड फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इसलिए हम स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं। इंटरव्यू के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसी ऐसी ही चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है, तो आप सबको अभी रिवीजन के टाइम पे भी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। इन a limited state method of design, reinforced concrete structure, value partial safety factor, cracking for concrete and steel आपको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1.3 एंड 1.0। As per the IS 456-2000 for reinforced concrete structure, member of grade M25 under severe exposure कंडीशन दी गई है आपको। मिनिमम नॉमिनल कवर, आपको कवर बताना है। तो हम यहाँ पे सभी चीजों का कवर डिस्कस कर लेंगे। तो कितने टाइप की कंडीशन यहाँ पे आती है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर एंड एक्सट्रीम कंडीशन। ओके, अब एक बार कंक्रीट के ग्रेड भी डिस्कस कर लेते हैं। माइल्ड में M20, बाद में M25, M30, M35 और M40। माइल्ड कंडीशन में कम से कम हम M20 ग्रेड यूज करेंगे। इसी तरीके से आगे आगे आपको देखना है। सीवर और वेरी सीवर का बहुत बार पूछते हैं, एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं कि अगर सी वाटर के टच में आता है तो कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे, तो M30 होता है। अगर वहां पे सी वाटर स्प्रे है तो कौन सा कंक्रीट यूज करेंगे, तो M35। इस तरीके से आपको विद एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमको पूछा है यहाँ पे कवर के बारे में, तो वो भी बात कर लेते हैं। तो माइल्ड में हमको मिनिमम 20 mm का कवर रखना है, मॉडरेट में 30 mm का, सीवर में 45 mm का, 50 mm का वेरी सीवर में, और 75 mm का एक्सट्रीम कंडीशन में हमको कवर रखना है। ये चीज़ को आपको ध्यान में लेना होगा। इस तरीके से आप स्टेप वाइज याद रखेंगे तो इजीली आप याद कर पाएंगे इसको एग्जाम टाइम पे। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीवर कंडीशन 45 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456 मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। कंप्रेशन एरिया में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का एरिया क्या होता है? तो 4% ऑफ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, 4% स्टील वहां पे होता है टोटल एरिया का। एज पर द IS 456 simply supported reinforcement concrete beam is considered is a deep beam। कब हम डीप बीम की तरह कंसीडर करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम को? जब स्पान एंड ओरल डेप्थ का रेशियो 2 से कम हो। अलोएबल स्ट्रेस इन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ड्यूरिंग साइक्लोन एंड अर्थक्वेक इंक्रीज बाय कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाता है? तो 33.3% से इंक्रीज होता है साइक्लोन एंड अर्थक्वेक के दौरान। लिमिटिंग स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील कॉलम अंडर डेड लोड एंड लाइव लोड। आपको स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है आपको डेड लोड और लाइव लोड के अंडर में। तो यहाँ पे टेबल नंबर 3 इसको मैंने पुट किया है कोड में से। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा है कंप्रेशन लोड रिजल्टिंग लोड डेड लोड एंड इम्पोज लोड रिवर्सल सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 180। डेड लोड और लाइव लोड 180 इसका आंसर हो जाएगा। इन अ stress effective length of the member made up the discontinuous single angle connected by 2 or more rivets। 2 और मोर रिवेट्स के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.85 टाइम्स द एक्चुअल
length. Slenderness ratio of steel bar in steel column should be very easy things 145 स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा इसका। अलोएबल डिफ्लेक्शन इन स्टील बीम में डिफ्लेक्शन कितना प्रोवाइड किया जाता है एज अ फ्लोर बीम इन बिल्डिंग में? तो आंसर हो जाएगा स्पान बाय 250। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया प्लानिंग के दौरान जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होते हैं उसमें बेडरूम की विंडो हम कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करते हैं? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम की विंडो प्लेस की जाती है। ऑडिटोरियम फ्लोर इज प्रिफरेबल मैड। ऑडिटोरियम का जो फ्लोर होता है वो किस मटेरियल से बनाना होता है? तो वो वुडन मटेरियल से बनाना होता है। लार्ज स्पान ऑडिटोरियम में किस टाइप की रूफ प्रिफरेबल होती है? तो फोल्डेड प्लेट्स वाली जो भी रूफ होती है वो लंबे स्पान के लिए प्रिफरेबल होती है। लो कॉस्ट हाउसिंग एसेंशियल। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए आपको लोकली अवेलेबल मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। नो डिडक्शन, ये क्वेश्चन को समझिएगा। हम ब्रिक्स मिशनरी में जो काम करते हैं उसमें कितना अगर होल होगा और कितनी जगह बीच में बाकी रह जाएगी जिसको हम डिडक्ट यानी कि हम उसमें से माइनस नहीं करेंगे। यानी कि देखिए ये वेट, ये पूरा कोई वॉल है यहाँ पे, इसमें हमको ब्रिक्स वर्क करना है। अभी इतने पार्ट में ही हमें ब्रिक्स वर्क नहीं करना है, यहाँ है नो ब्रिक। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा कि इस एरिया को हम टोटल एरिया में से माइनस नहीं करेंगे, तो ये एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर या उससे कम होगा तो हम इसकी क्वांटिटी में से माइनस नहीं करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें से माइनस नहीं करेंगे, ये आपको पूछा गया है। इसीलिए 0.1 मीटर स्क्वायर और उससे छोटे एरिया को हम जब भी क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे तब हम माइनस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्लास्टर्स की बात की, यहाँ पे 12 mm का जो थिक प्लास्टर होता है वो भी कितना एरिया होता है जो होने पर हम उसको टोटल क्वांटिटी में से माइनस नहीं करेंगे? इसको आंसर हो जाएगा 0.5 मीटर स्क्वायर और उससे छोटा जो अगर एरिया होगा तो उसको हम क्वांटिटी और बिल में से माइनस नहीं करने वाले। यहाँ पे देख लीजिएगा नो डिडक्शन पूछा है आपको, इसलिए 0.5 मीटर स्क्वायर और उससे छोटे एरिया को हम माइनस नहीं करने वाले। तो ये थे हमारे पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगले 50 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे और पेपर लेके आने वाला हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन शार्प और बूस्ट होगी। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।